औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी के स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों पे तैयारी कर रहे होंगे। तो एडमायर कॉलेज ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम का आगाज़ किया है। अब इसमें एक टेस्ट आप लोग कर चुके हैं, पहला टेस्ट चैप्टर नंबर 8 का, और नेक्स्ट टेस्ट जो हैं उनकी रिवीजन्स हम लोग करेंगे ताकि उसके मुताबिक आप देख सकें कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं और उसके मुताबिक आप लोग उसकी तैयारी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों का टीचर प्रोफेसर आमिर सिद्दीक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान, एंड आई एम एमफिल ज़ूलॉजी। हाँ जी बेटा, तो आज हम जो टेस्ट नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक है, जो उसकी हेडिंग है, जो उसका नेम है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अल्टीमेट सेलुलर कंट्रोल। अब इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पेपर में, बोर्ड के लिए भी, टेस्ट के लिए भी अटेम्प्ट करने हैं, याद करने हैं और अच्छे तरीके से लिख के आप लोगों ने वो टेस्ट हमें सेंड करना है। अब इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहली जो मेन चीज़ है चैप्टर की, जो फर्स्ट पे है, वो है डीएनए, द जेनेटिक मटीरियल। अब डीएनए का लफ्ज़ आप लोगों ने एफएससी में भी सुना हुआ है, 9th-10th में भी सुनते हैं, और आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था कि डीएनए का फुल नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। It belongs to a major macromolecule, organic molecule known as nucleic acid, जिसकी हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिसको फ्रेडरिक मास्टर ने डिस्कवर किया था फ्रॉम स्पर्म सेल, पस सेल। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है रेप्लिकेशन, जो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ दो और टॉपिक्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने याद करने हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से जीन इन एक्शन, ये ट्रांसलेशन का मायने है कि जीन्स किस तरह से प्रोटीन्स बनाती हैं, उनकी पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होती है। इसी तरह से फिर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, के जीन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशंस क्या होती हैं? जब डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाता है, कोई तब्दीली आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कि जिसमें हम दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनएस को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद उसको अपने फ़ायदे के लिए इंसान इस्तेमाल करता है, जैसे डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करने हैं, पहले तीन तो जो इंपॉर्टेंट हैं वो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आपने जो याद करना है म्यूटेशन का टॉपिक, और उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर एंड पे बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले डीएनए का इंट्रोडक्शन। डीएनए फुल नेम आप लोगों को पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। के डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शन जो हैं, सेल के फंक्शन हैं, उसको परफॉर्म करने की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, आगे नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए जितने भी कोड्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मास्टर ने डीएनए को साल्मन स्पर्म से, साल्मन एक ऑर्गेनिज्म है, फिश है, उसके स्पर्म से इसने आइसोलेट किया था। इसके बाद एवरे, मैकॉर्ड एंड मैककार्टी डिस्कवर्ड डीएनए could transfer from a pathogenic bacteria strain to another no pathogenic। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया का डीएनए नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी पैथोजेनिक बना सकता है। इसके बाद फिर हार्शे और चेज, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफेक्शन ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। तो इन्होंने इकोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक मॉडल,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने याद करना है डीएनए का मॉडल, जो कि पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था पिछली क्लासेस में, यहाँ पर भी। ये वाटसन और क्रिक ने पेश किया था। ये स्केल मॉडल था जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या उसकी लेंथ है, कितने ग्रूव्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर हैं, वो आगे हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद डीएनए की कंपोजिशन। अब डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम है। मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। P.A. लेविन ने बताया था कि इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक 5 कार्बन शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजन बेस। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक बैकबोन और एक नाइट्रोजन बेस। बैकबोन का मुराद ये कि जो उसकी थ्रेड है उसका डीएनए का, उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसी तरह से नाइट्रोजन बेस। अब इनके कंपोनेंट्स को आगे हम देखते हैं। सबसे पहले बैकबोन के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें 5 कार्बन शुगर है, जिसके एक एंड पे ऑक्सीजन है और बाकी एंड्स पे कार्बन हैं 1 2 3 4 5। ये कार्बन के नंबर को मेंशन किया हुआ है और इसके साथ OH, H, OH, H ये चीजें इसके साथ अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट है बैकबोन में दूसरी चीज जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड जब ऊपर और नीचे की तरफ, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप इसका और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये दोनों अटैच होते हैं, तो ये जो चीज बन रही है दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये 2 मेजर टाइप्स की हैं। 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिनको 2 कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया हुआ है। अब इन 4 में से 2 पहली जो कैटेगरी में आती हैं पायरिमिडीन्स, दीज आर द स्मॉलर बेसिस, छोटी बेसिस हैं, जिसकी एग्जांपल में थायमीन और साइटोसिन आते हैं और जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रखती हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, इसकी दूसरी टाइप जो है प्यूरीन्स, इसमें एडेनिन है, गुआनिन है। अब प्यूरीन आर लार्जर बेसिस, इनमें आप देख रहे हैं डबल रिंग है और इसके एग्जांपल में है एडेनिन एंड गुआनिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल जो है, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेश किया था, वाटसन और क्रिक। अब इसके पास्टुलेट्स हम स्टडी करते हैं। जो इसका पहला पास्टुलेट है, पहला पॉइंट है, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chain or strand that spirally twisted around each other and coiled around a common axis to form a right-handed double helical। तो पहला मेजर पॉइंट के इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 धागे होते हैं जो एक दूसरे के इर्द-गिर्द रैप्ड हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं और एक इसका स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड पॉइंट, द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक की डायरेक्शन 3 to 5 होती है और दूसरे की 5 to 3, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड राइबोज शुगर। थर्ड पॉइंट, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स रिमेन ऑन द आउटसाइड, जो उसका धागे का ओरिजिन है, स्ट्रैंड बनता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन बेस जो है वो दरमियान में होती हैं और जो शुगर फॉस्फेट है वो बैकबोन में। दरमियान में जो लैडर लाइक उसके जो स्टेप्स बनते हैं वो प्यूरीन और पायरिमिडीन की वजह से बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के जरिए जुड़ी हुई होती है। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। गुआनिन हमेशा पेयर बनाती है साइटोसिन के साथ और इसके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट्री इज नोन एज द बेस पेयरिंग रूल, और इसको बेस पेयरिंग रूल कहते हैं कि एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती और थायमीन गुआनिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। एडेनिन हमेशा थायमीन ड्यू टू स्टेबिलिटी, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसकी बेस पे और बॉन्डिंग्स की बेस पे यही दोनों आपस में बॉन्ड बनाती हैं, एडेनिन और थायमीन। इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। Thus the 2 strands are complementary to one another, तो इस तरह से ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं।
छठा पॉइंट, द बेस सीक्वेंस अलोंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज वेरिएबल एंड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो सीक्वेंस है ये तमाम जानदारों का मुख्तलिफ है, तमाम जानदारों का एक जैसा नहीं है। प्लांट्स का सीक्वेंस डिफरेंट है, एनिमल्स का सीक्वेंस डिफरेंट है, एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन की, उस ह्यूमन बींग की, उस एनिमल की, प्लांट की नेचर को। उसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए ओबे चरगाफ रूल। अब एरविन चरगाफ ने ये बात बताई थी कि एडेनिन और थायमीन की जो रेशो है वो सेल में इक्वल होती है, बराबर होती है, और गुआनिन और साइटोसिन की जो रेशो है वो बराबर होती है। दोनों जो एक कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं इनकी रेशो सेम होती हैं। ये 7 पॉइंट। पॉइंट नंबर 8, द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 नैनोमीटर एंड 20 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है उसके दरमियान का फासला, और इसमें जो एडजेसेंट बेसिस हैं, एक बेस ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों बेसिस के दरमियान जो फासला है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। इसी तरह से इसके अंदर दो ग्रूव्स पाए जाते हैं 9 पॉइंट के अंदर, एक माइनर ग्रूव, एक मेजर ग्रूव। जो माइनर ग्रूव होता है वो शैलो ग्रूव होता है, ज्यादा डीप नहीं होता। जो मेजर ग्रूव होता है वो डीप होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपीज तैयार होती है। एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं और ज्यादातर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसमें डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होता है और एक स्ट्रैंड मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होता है, टेम्पलेट के तौर पे, और उसके मुताबिक दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है। DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during a cell division. The first step in DNA replication is to unzip. सबसे पहले DNA unzip होता है, खुलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेपरेशन, इसकी जब होती है तो DNA के फॉर्क बनता है, या कि हम डायग्राम में अभी देखते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले रेप्लिकेशन के लिए DNA का जो स्ट्रैंड है वो ओपन होता है, फिर इसके साथ बाइंडिंग प्रोटीन्स और प्राइमर्स वगैरह ऐड होते हैं, और फिर इलोंगेशन, और फिर लास्ट में टर्मिनेशन। ये इसके स्टेप्स हैं। अब इसमें आपने ये जो इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो आपने देखने हैं। कौन कौन से हैं? 6 मेजर एंजाइम्स और प्रोटीन जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है हेलिकेज। हेलिकेज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनजिप करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है, ये हेलिकेज का काम है। इसके बाद SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन है जो दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा करके रखती हैं, सेपरेट करके रखती हैं। ये उसको दोबारा अटैच नहीं होने देती, ताकि ये दोबारा अटैच हो जाएगा तो फिर ओपन करना पड़ेगा और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो सकेगा। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये एक सिंगल स्ट्रैंड को सेपरेट करके रखती हैं। इसके बाद है आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर एक ऐसा डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर है इसका पार्ट, वो आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। आरएनए प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मौजूद मुश्तमिल एक टुकड़ा होता है जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो प्राइमेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस प्रोसेस का, वो डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यूक्लियोटाइड्स को नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच करता जाता है और उसके मुताबिक फिर इसे आगे कैरी ऑन करता है इस प्रोसेस को, ताकि एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन सके। लास्ट में एक एंजाइम है लाइगेज, जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में मदद करता है, डीएनए के टुकड़ों को अटैच करने में मदद करता है। अब इसके बाद आप देखते हैं इसके प्रोसेस को। इसकी जो डायग्राम है वो आपके सामने है, नजर आ रही है। ये एक पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज, ये दोनों एंजाइम मिलकर डीएनए को ओपन करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, मैं एरो से शो कर रहा हूं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर रेड कलर की आपको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर मौजूद हैं और ये इसको ओपन करके रखने में मदद देती हैं। अब आप देख रहे हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड में एक साइड पे 5 और दूसरे साइड पे 3 एंड है।
यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो इसका जो प्रोसेस है बनने का वो 5 to 3 डायरेक्शन में, ये एरो शो करेंगे, ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है। नाउ प्राइमर हम देखते हैं, ये एक प्राइमर यहाँ पे लगा हुआ है और इसका जो प्राइमर है वो यहाँ पर मौजूद होगा। सबसे पहले प्राइमर अटैच होता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ अटैच होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये डीएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जा रहा है और ये स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये 5 to 3 डायरेक्शन। अब दूसरा स्ट्रैंड ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। अब इसके लिए जो 5 डायरेक्शन है वो यहाँ है और 3 डायरेक्शन इसकी यहाँ पे है। इसमें जो है 5 डायरेक्शन यहाँ है, 3 डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन इसकी ये 5 डायरेक्शन है और ये इसकी 3 डायरेक्शन है। तो यहाँ प्राइमर सबसे पहले अटैच हुआ और फिर डीएनए पॉलीमरेज इसको एलोंगेट करता जा रहा है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर इस जगह पर डीएनए लाइगेज, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये पुराने डीएनए स्ट्रैंड को नए डीएनए स्ट्रैंड के साथ फ्रेगमेंट्स को अटैच कर रहा है। अब ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, ये पीसेस कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, जो लेबल भी किए हुए हैं। और फिर इस तरह से अब एक स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूसली बनता है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखेंगे पेपर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए बनने का अमल। अब इसके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट एंजाइम है इट इज आरएनए पॉलीमरेज। एक बड़ा एंजाइम है जिसमें कोर एंजाइम होता है और इसके साथ इसका सिग्मा फैक्टर होता है। ये पूरा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डीएनए की एक स्पेसिफिक जगह पर आके अटैच हो जाता है, लग जाता है और वहां से डीएनए को ओपन कर देता है, डीएनए को अनजिप कर देता है, अनवाइंड कर देता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहलाता है, और जो दूसरा है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है या सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। अब आप देख रहे हैं ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रहा है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आरएनए पॉलीमरेज आके इसके साथ अटैच हुआ और फिर उसके बाद इसने इसको ओपन कर दिया, अनवाइंड कर दिया। अनवाइंड करने के बाद इसने यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करने स्टार्ट कर दिए और ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में प्रोसेस एलोंगेट होता है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आगे चलता रहेगा, आगे ट्रांसफर होता रहेगा और पीछे से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो दोबारा रिवाइंड हो जाएगा। फर्दर फ्रंट से जो है ये ओपन होता जाएगा, अनजिप होता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा और पीछे से जो है वो रिवाइंड होता जाएगा, रीजिप होता जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए से आरएनए, और ये याद रखना है आपने कि एक टाइम में सिर्फ एक स्ट्रैंड डीएनए का अनवाइंड होकर ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों स्ट्रैंड्स एक ही टाइम में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे रेप्लिकेशन में तो था दोनों स्ट्रैंड इस्तेमाल हो रहे थे, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रहे थे। इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड या ऊपर वाला स्ट्रैंड होगा या तो फिर नीचे वाला स्ट्रैंड होता है। दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था। नेक्स्ट फिर ट्रांसलेशन के लिए एक कोड इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड 64 कोड्स पर मुश्तमिल एक टेबल है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। पहले साइंटिस्ट ने 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर कोड बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कोड्स थोड़े बने थे, कम बने थे। 16 कोड्स बने थे जो कि कम थे, अमीनो एसिड्स का नंबर ज्यादा था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने ट्राई किया, 3 कोड्स को मिलाया, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाया और इससे जो कोड्स बने वो 64। अब इन 64 कोड्स से बहुत सारे कोड्स बन गए जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए सफिशिएंट थे और इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते थे। अब आप यहाँ देखें यूरासिल, यूरासिल और यूरासिल, यू। अब इस कोड टेबल को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले आप लोग 4 रोज और 4 कॉलम बना देंगे, फिर इसकी एक साइड पे UCAG लिख देंगे, दूसरी साइड पे UCAG लिख देंगे और थर्ड साइड पे आप एक ब्लॉक के अंदर चारों लिखेंगे UCAG। इसमें आप देखें एक ब्लॉक में सिर्फ U है, दूसरे ब्लॉक में C है, तीसरे ब्लॉक में A है और चौथे ब्लॉक में G है। इस तरह इसमें एक ब्लॉक में U है, दूसरे में C है, A है, G है। लेकिन इसके अंदर आप देखें एक UCAG, चारों एक ही ब्लॉक में लिख देने हैं। अब जब आप इनको मिलाएंगे तो पहले नंबर पे पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, तो बना U। दूसरे में UC। तो इसको आपने अरेंजमेंट को याद रखना है कि पहले नंबर पे ये वाला फर्स्ट वाले सीक्वेंसेस लेंगे, सेकंड पे ये ऊपर वाले सीक्वेंस को लेंगे और थर्ड पे ये साइड वाले सीक्वेंस को लेंगे। तो ये जेनेटिक कोड है
इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्टार्ट कोड के स्टॉप कोड, स्टार्ट कोड जो कि इसको स्टार्ट करने के लिए, आगे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टॉप कोड इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी ये अमीनो एसिड्स के नेम लिखे हुए हैं, जो ये कोड जब आएगा तो उसके मुताबिक ये अमीनो एसिड अटैच होगा। इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए डीएनए से बना था पिछले स्टेप के अंदर प्रोसेस में, वो अब साइटोप्लाज्म में आएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है जो कि आपको नजर आ रहा है ये। इसके बाद इसके अंदर 2 राइबोसोमल यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट और एक लार्जर यूनिट, और ट्रांसफर आरएनए, तीनों किस्म के आरएनए, मैसेंजर आरएनए भी चाहिए होता है, ट्रांसफर आरएनए भी चाहिए होता है और राइबोसोमल आरएनए भी। अब यहाँ देखें, सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए आएगा, अटैच होगा इसके साथ, और इसके ऊपर जो एंटी कोडोन है वो कोडोन के साथ अटैच होगा और एक अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे और यहाँ से निकलते जाएंगे। अब इसके अंदर ये वाली जो साइट होती है, दिस साइट इज नोन एज ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। अब इसके अंदर 3 साइट्स हैं। दिस इज अमीनो एसिड साइट, जहां पर एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए आता है जिसके साथ अमीनो एसिड अटैच होता है। पी साइट के ऊपर एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और लास्ट में ई साइट से ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है, खारिज हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद जब ये स्टॉप कोड आता है तो ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं और प्रोटीन बनकर अलग हो जाती है। जहां इसकी जरूरत होती है वहां पर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है। म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जो चेंजेस आती हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। आप जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हमेशा गलती हो, हमेशा हार्मफुल हो, ऐसा नहीं है। कभी म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है। तो यहाँ पर बता रहा है साइलेंट म्यूटेशन आर चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन चेंज। अब एक ऐसी म्यूटेशन जो कि साइलेंट म्यूटेशंस कहलाती हैं, जिनका बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंजेस आ रही है लेकिन बॉडी पे कोई वाजिया कोई चीज, कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर नहीं नजर आ रहा, तो वो साइलेंट म्यूटेशंस है। ऐसी म्यूटेशन जो जर्म सेल्स के अंदर आती हैं वो उस पर्सन या उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि आगे जो आने वाली नस्ल है, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको अफेक्ट करेगी। इसी तरह से म्यूटेशन जिसमें सिंड्रोम्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह नेक्स्ट है सोमैटिक बॉडी में। अगर एक पर्सन की सोमैटिक बॉडी के अंदर, बॉडी के जो नॉर्मल उसकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनमें अगर कोई म्यूटेशंस होती हैं और हार्मफुल हैं, तो वो उसकी अगली जनरेशन के लिए हार्मफुल नहीं होगी, बल्कि उसकी अपनी बॉडी के लिए कैंसर काज करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन 2 तरह की होती है, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन और एक होती है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन पूरे क्रोमोसोम की चेंज, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है, उसका पार्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देखें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन। डिलीशन, क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट जाए, डिलीट हो जाए, टूट जाए, निकल जाए वहां से, तो उसकी वजह से वो जीन्स एब्सेंट हो जाती हैं, तो उसको डिलीशन कहते हैं। डुप्लीकेशन, एक ही टुकड़ा 2 दफा लग जाए, डबल हो जाए, तो उसकी वजह से बाज़ ऑर्गन्स डबल हो जाते हैं, जैसे आप 6 फिंगर का कंसेप्ट देखते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डुप्लीकेट हो सकती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, डुप्लीकेशन की वजह से होती हैं। इन्वर्जन, अब एक जीन जो है वो अपने सीक्वेंस को चेंज कर रही है। अब आप देखें यहाँ पर जीन ये इस साइड पे है और इसमें ये जीन इस साइड पे आ गई, मतलब उसका जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया, उलट हो गया, इन्वर्जन कहलाता है। इंसर्शन, एक क्रोमोसोम का पार्ट एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है, तो इंसर्शन। जैसे यहाँ क्रोमोसोम 4 शो किया हुआ है, क्रोमोसोम 20, तो क्रोमोसोम 4 का जो पार्ट है वो रिमूव हो रहा है यहाँ से और क्रोमोसोम 20 के अंदर अटैच हो रहा है। ट्रांसलोकेशन, इसी तरह से एक दूसरे के साथ अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर लेना। अब 4 क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो 20 पे जा रहा है और 20 का जो है वो 4 पे आ रहा है, तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपने याद करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए की कॉपीज तैयार करते हैं। ये काम पीसीआर से भी किया जा सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो आजकल बहुत ज्यादा इन है मार्केट में, जिसमें हम डीएनए टेस्ट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके डीएनए की कॉपीज तैयार करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ डिसायर्ड पीस ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम इसमें डीएनए का पीस सिलेक्ट करते हैं जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और उसके फिर फ्रेगमेंट्स को हम एम्पलीफाई करते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स को आगे क्लोन करते हैं। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑफ सिलेक्टेड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। फिर हम बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड निकालेंगे, उसके अंदर वो डीएनए अटैच करेंगे और फिर उसे हम आगे फर्दर
जो है वो बैक्टीरिया में डालेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर्स इनटू होस्ट सेल, फिर उस डीएनए को जो हमने प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है उसको होस्ट सेल में बैक्टीरिया में डाल देंगे। फिर बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ क्लोन्स कंटेनिंग द रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल। फिर जैसे ही बैक्टीरिया डुप्लीकेट होंगे, रेप्लिकेट होंगे, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट होंगे। लास्ट में आता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो जब प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स बनाएंगी, तो इसके साथ साथ हमारी मतलूबा प्रोटीन भी जो है वो बन जाएंगे। इसके बाद इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली आप देख लें कि इसमें सबसे पहले हमारे पास ये ह्यूमन की एक फॉर एग्जांपल जीन है, ह्यूमन का क्रोमोसोम है, डीएनए है, इसमें से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली। फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन की एक जीन है। अब ये एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कट किया, ब्रेक किया और उस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया। फिर उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करने के बाद हमने बैक्टीरिया में एंटर किया और बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज तैयार हुई, कॉलोनीज बनी और उसके साथ हमें हमारी प्रोडक्ट भी मिलेगी। एप्लीकेशंस कहाँ इस्तेमाल हो सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वाइड एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रीज में हम इन बैक्टीरियाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की बेनिफिट के लिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, मेडिकल साइंसेस में इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए और डिफरेंट मेडिसिन्स बनाने के लिए। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को सर्व करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन थेरेपी के लिए एक पर्सन से जीन लेके दूसरे पर्सन में हम एंटर कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोगों को पता है, डीएनए के ऊपर प्रिंट्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है कि किसी बीमारी के आने से पहले उसको कंट्रोल करने के लिए हम वैक्सीन्स लगा देते हैं ताकि बाद में उस पर्सन में बीमारी ना हो। तो वैक्सीन्स बनाने के लिए हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको, आपने इसको समझना है। तो अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस चैप्टर में से एप्लीकेशन को पढ़ना है, याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का जो है वो आपने याद करना है। इसी तरह म्यूटेशन का टॉपिक और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक, इनको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट रिवीजन के साथ नेक्स्ट टेस्ट से पहले इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।